क्या होगा अगर इंसान सभ्यता से दूर एक ऐसे सुनसान टापू पर रहने चला जाए जहां न कोई कानून हो, न मदद की उम्मीद, और धीरे धीरे जिंदा रहने की लड़ाई हर इंसान का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दे। आज की फिल्म सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं, बल्कि लालच, विश्वासघात और खून से लिखी गई एक ऐसी सच्ची दास्तान है जिसका अंत आपको पूरी तरह चौंका देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम मूवीज। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दमदार फिल्मों की पूरी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुए कुछ ही समय बीता था। दुनिया अभी भी युद्ध की तबाही से उबरने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान जर्मनी के मशहूर डॉक्टर और लेखक फ्रेडरिक रिटर अपनी पत्नी डोरे के साथ सभ्यता से दूर एक वीरान द्वीप फ्लोरियाना पर बसने का फैसला करते हैं। रिटर का मानना था कि असली आजादी इंसानों की भीड़ से दूर प्रकृति के बीच मिलती है। इसलिए उन्होंने शहर, पैसा और आरामदायक जिंदगी छोड़कर इस सुनसान टापू को अपना नया घर बना लिया। रिटर अक्सर अपने अनुभव और विचार लिखते थे। जब भी कोई जहाज इस टापू के पास से गुजरता, वे अपनी लिखी हुई पांडुलिपियां उसके जरिए दुनिया तक भेज देते। धीरे धीरे उनकी कहानियां अखबारों में छपने लगीं और लोगों के बीच इस रहस्यमयी द्वीप की चर्चा होने लगी। करीब 3 साल बाद इस शांत जीवन में एक नया मोड़ आता है। एक दिन हाइंज अपनी पत्नी मार्गरेट और बीमार बेटे हैरी के साथ उसी द्वीप पर पहुंच जाता है। उसने रिटर की लिखी बातें पढ़ी थीं और उसे विश्वास था कि शायद यह नई शुरुआत उसके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। बेटे के इलाज में उसकी लगभग सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन रिटर इस नए परिवार को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। वो गुस्से में कहता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह रहने लायक नहीं है। यहाँ हर दिन मौत से लड़ना पड़ता है। रिटर चाहता था कि वे लोग जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाएं। वह उन्हें डराता है कि इस द्वीप पर पीने का पानी बहुत कम है और जिंदगी बेहद कठिन है। फिर भी वह ऊपर से मददगार बनने का दिखावा करता है। अपने गधे पर उनका सामान लाद कर वह उन्हें द्वीप के दूसरे छोर पर एक सूनी और बंजर जगह छोड़ आता है, जहां सिर्फ एक पुरानी गुफा थी। घर लौटते ही वह डोरे से मुस्कुराकर कहता है, देख लेना, कुछ ही दिनों में ये लोग खुद हार मानकर यहां से भाग जाएंगे। लेकिन रिटर का अनुमान गलत साबित होता है। अगले ही दिन से हाइंज और उसका परिवार पूरी मेहनत के साथ नए जीवन की शुरुआत कर देता है। वे गुफा को रहने लायक बनाते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था करते हैं और धीरे धीरे उस उजाड़ जगह को अपना घर बना लेते हैं। रातें बेहद डरावनी होती थीं। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती, जहरीले कीड़े मकोड़े हर समय खतरा बने रहते। लेकिन इसके बावजूद परिवार हिम्मत नहीं हारता। इसी बीच एक दिन मार्गरेट खुश होकर हाइंज को बताती है कि वो दोबारा मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर दोनों की उम्मीदें और भी मजबूत हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी नई जिंदगी सही दिशा में बढ़ रही है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही इस टापू पर एक ऐसी महिला कदम रखने वाली है जिसकी वजह से यहां रहने वाले हर इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हाइंज और उसका परिवार अब धीरे धीरे इस कठोर द्वीप की जिंदगी के साथ खुद को ढाल चुका था। लगातार मेहनत के बाद उनकी छोटी सी बस्ती रहने लायक बन गई थी। हालांकि मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन कम से कम उन्हें लगने लगा था कि अब उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन तभी एक सुबह समुद्र की शांति अचानक टूट जाती है। दूर से एक आलीशान नौका द्वीप की ओर बढ़ती दिखाई देती है। उसे देखकर रिटर और हाइंज दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस वीरान जगह पर किसी बाहरी इंसान का आना बेहद असामान्य था। कुछ ही देर में नाव किनारे लगती है और उससे एक रहस्यमयी महिला उतरती है। उसका नाम था एलोइस। उसके साथ 2 आदमी भी थे, रॉबर्ट और रूडी। दोनों खुद को उसके साथी और सुरक्षा गार्ड बताते थे। जैसे ही एलोइस जमीन पर कदम रखती है, वो बड़े आत्मविश्वास से ऐलान करती है कि एक दिन यही वीरान द्वीप दुनिया का सबसे शानदार पर्यटन स्थल बनेगा और लोग यहाँ रहने के लिए बड़ी बड़ी कीमत चुकाएंगे। रिटर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि यह जगह जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। लेकिन एलोइस किसी की बात सुनने वालों में से नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसने अपने तंबू हाइंज के इलाके के पास लगा लिए। यहीं से असली टकराव शुरू हो जाता है। हाइंज ने महीनों की मेहनत से बारिश का साफ पानी जमा किया था। वही पानी उसके परिवार की जिंदगी का सहारा था। लेकिन एलोइस और उसके साथी उसी पानी में नहाने और मौज मस्ती करने लगते हैं। हाइंज गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हालांकि एलोइस तुरंत माफी मांगने का नाटक करती है और माहौल शांत करने के लिए कुछ चिट्ठियां हाइंज को सौंप देती है। वो कहती है कि ये चिट्ठियां बाहर की दुनिया से आई हैं। हाइंज जब उन्हें लेकर रिटर के पास पहुंचता है तो रिटर एक बात देखकर चौंक जाता है। सभी लिफाफे पहले से खुले हुए थे। रिटर तुरंत समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर उनकी निजी बातें पढ़ी हैं। उसे शक होता है कि एलोइस दोनों परिवारों के बीच अविश्वास पैदा करना चाहती है ताकि वे आपस में लड़ने लगें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हाइंज जवाब मांगने एलोइस के पास जाता है तो वो बड़ी चालाकी से पूरा आरोप रिटर पर डाल देती है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। यानी बिना हथियार उठाए ही एलोइस ने पहली चाल चल दी थी। समय बीतता जाता है।
इसी दौरान मार्गरेट की गर्भावस्था भी आगे बढ़ रही थी और उसका शरीर पहले से कमजोर होता जा रहा था। एक दिन हाइंज अपने बेटे के साथ शिकार पर निकल जाता है। उधर घर पर अकेली मार्गरेट को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। घबराकर वो मदद की तलाश में एलोइस के तंबू तक पहुंचती है। उसे उम्मीद थी कि चाहे उनके बीच मतभेद हो, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इंसानियत जरूर जीत जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। एलोइस उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर भी तंबू का दरवाजा नहीं खोलती। बेबस मार्गरेट वापस लौटने लगती है। कुछ ही कदम चलने के बाद दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो जमीन पर गिर पड़ती है। चारों तरफ सुनसान जंगल, मदद के लिए कोई नहीं। और उसी हालत में उसकी डिलीवरी शुरू हो जाती है। तभी खून की गंध से आकर्षित होकर जंगली शिकारी कुत्तों का झुंड वहां पहुंच जाता है। मार्गरेट अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए पूरी ताकत से उन्हें दूर रखने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था कि अब मां और बच्चे दोनों की जान बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी जंगल में अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है। हाइंज सही समय पर वापस लौट आता है। वो हवा में फायर करता है और कुत्तों को वहां से भगा देता है। हालांकि खतरा टल चुका था, लेकिन मार्गरेट की हालत बेहद नाजुक थी। अब हाइंज के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, डॉक्टर रिटर। हाइंज बिना समय गंवाए मार्गरेट को बचाने के लिए डॉक्टर रिटर के पास पहुंचता है। हालांकि रिटर स्वभाव से बेहद कठोर और लोगों से दूर रहने वाला इंसान था, लेकिन अपने पेशे के प्रति वो हमेशा ईमानदार रहा। जैसे ही उसे मार्गरेट की हालत का पता चलता है, वो तुरंत उसके घर पहुंचता है और अपने अनुभव की मदद से मां और नवजात दोनों की जान बचा लेता है। इस घटना के बाद पहली बार हाइंज को महसूस होता है कि रिटर के भीतर अब भी इंसानियत बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ एलोइस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे डर था कि अगर रिटर और हाइंज के रिश्ते सुधर गए तो उसके लिए दोनों को आपस में लड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच मौसम अचानक बदल जाता है। बारिश रुक जाती है और पूरे द्वीप पर भीषण सूखा पड़ने लगता है। पानी के छोटे छोटे स्रोत भी सूखने लगते हैं। अब हर घूंट पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका था। ऐसे कठिन समय में एलोइस के साथ रहने वाला रूडी भूख और प्यास से परेशान होकर हाइंज के घर पहुंचता है। हाइंज और मार्गरेट पुराने झगड़ों को भुलाकर उसे खाना और पानी देते हैं। उनकी इस मदद से रूडी का दिल बदल जाता है। वो पहली बार एलोइस का असली सच सबके सामने रखता है। रूडी बताता है कि एलोइस कोई रईस महिला नहीं, बल्कि एक साधारण डांसर थी जिसने बड़े बड़े सपने दिखाकर सबको इस द्वीप तक ला खड़ा किया। उसका मकसद यहाँ नई जिंदगी बसाना नहीं, बल्कि किसी भी तरह प्रसिद्धि और दौलत हासिल करना था। ये सुनकर हाइंज समझ जाता है कि अब तक जितनी भी परेशानियां आई थीं, उनमें से कई के पीछे एलोइस की चालें थीं। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। एक दिन समुद्र किनारे एक आलीशान जहाज लंगर डालता है। उसमें से उतरता है एक अमीर अमेरिकी व्यापारी, एलन हैनकॉक। वो किसी खजाने या जमीन के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर रिटर से मिलने आया था। उसने रिटर के लेख पढ़े थे और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। एलन अपने साथ खाने पीने का काफी सामान और कई जरूरी चीजें भी लेकर आता है। कई महीनों बाद द्वीप पर पहली बार माहौल थोड़ा सामान्य दिखाई देता है। उस रात सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। बातों बातों में एलन मार्गरेट की बहादुरी की तारीफ करता है। वो कहता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में बच्चे को जन्म देना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये बात सुनकर एलोइस अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसे पसंद नहीं था कि कोई और उसकी बजाय सम्मान पाए। रात गहराने के बाद वो अकेले में एलन को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करती है, लेकिन एलन उसकी असलियत समझ चुका था। वो साफ शब्दों में उसे ठुकरा देता है और अगली सुबह बिना किसी शोर शराबे के द्वीप छोड़ देता है। एलन के जाने के कुछ समय बाद रिटर अपने घर लौटता है। वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि एलन जो राशन और सामान छोड़ गया था, उसका बड़ा हिस्सा गायब है। रिटर को यकीन हो जाता है कि यह चोरी किसी और ने नहीं, बल्कि एलोइस ने करवाई है। इस बार उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो हाइंज के साथ सीधे एलोइस के कैंप पहुंच जाता है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि माहौल हिंसक होने लगता है। एलोइस का साथी रॉबर्ट हथियार निकाल लेता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब गोलीबारी शुरू हो जाएगी। लेकिन ठीक समय पर मार्गरेट बीच में आ जाती है और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कर देती है। हालांकि बाहर से लड़ाई रुक गई थी, लेकिन अब इस द्वीप पर भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। हर कोई दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द यह अविश्वास कई लोगों की मौत की वजह बनने वाला है। रिटर और एलोइस के बीच हुई बहस के बाद पूरे द्वीप का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। हर किसी को लगने लगा था कि अगला हमला उसी पर होने वाला है। उधर रिटर अपने घर लौटकर इतना गुस्से में था कि उसने अपना सबसे प्रिय टाइपराइटर ही तोड़ डाला। वही मशीन जिससे वो दुनिया के लिए अपने विचार लिखा करता था। उसके लिए यह सिर्फ एक सामान नहीं, बल्कि उसकी पहचान थी। दूसरी तरफ एलोइस भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि अगर रिटर और हाइंज एकजुट हो गए तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। इसलिए उसने दोनों के बीच नफरत बढ़ाने के लिए एक और साजिश रची। रात के अंधेरे में उसने रूडी को चोरी छिपे हाइंज के इलाके से पानी लाने के लिए भेज दिया। उधर हाइंज को झाड़ियों में किसी की हलचल सुनाई देती है। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर या हमला करने वाला इंसान छिपा हुआ है। बिना देर किए वो चेतावनी देने के लिए गोली चला देता है। अंधेरे की वजह से किसी को पता नहीं चलता कि गोली किसे लगी। सुबह होते ही एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। रिटर और डोरे का प्यारा गधा मृत पड़ा था। वही गधा
जो वर्षों से उनके साथ था। हाइंज को तुरंत एहसास हो जाता है कि रात में चली गोली गलती से उसी जानवर को लगी थी। वो बिना किसी बहाने के रिटर के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, लेकिन तभी रास्ते में रूडी रोते हुए उनके सामने आ जाता है। वो सच बता देता है कि यह सब एलोइस की योजना थी। उसने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया ताकि दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। अब रिटर और हाइंज को साफ समझ आ चुका था कि जब तक एलोइस इस द्वीप पर है, शांति लौटना लगभग नामुमकिन है। दोनों फैसला करते हैं कि अब इस खेल का अंत करना ही होगा। वे रूडी को साथ लेकर एलोइस के कैंप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, रॉबर्ट चाकू लेकर उन पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वहां भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। रूडी बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट उसी पर टूट पड़ता है। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हाइंज मजबूर होकर मुकाबला करता है। संघर्ष के दौरान वो अपने छोटे चाकू से पलटवार करता है। रॉबर्ट बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। लड़ाई खत्म होते ही एलोइस बाहर आती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अपने साथी की मौत पर दुख जताने के बजाय वो तुरंत नया नाटक शुरू कर देती है। वो दावा करती है कि रॉबर्ट उसे जबरदस्ती अपने साथ रखता था और अब जबकि वो मर चुका है, सब लोग मिलकर नई शुरुआत कर सकते हैं। रिटर इस बार उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे यकीन हो चुका था कि अब तक हुए लगभग हर झगड़े की जड़ एलोइस ही थी। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और फिर रिटर अपनी बंदूक उठाता है। एक तेज धमाके के साथ गोली चलती है। अगले ही पल एलोइस जमीन पर गिर चुकी होती है। उसके साथ शुरू हुआ लालच और छल का खेल यहीं खत्म हो जाता है। गोली की आवाज पूरे द्वीप में गूंजती है। कुछ देर बाद रिटर, हाइंज और रूडी मिलकर दोनों शवों को समुद्र में ले जाते हैं और हमेशा के लिए इस राज को छिपाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह सभी को यही बताया जाता है कि एलोइस और रॉबर्ट रात के अंधेरे में द्वीप छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद रूडी भी इस जगह को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन यह रहस्य ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाता। मार्गरेट और डोरे जब एलोइस के खाली पड़े कैंप में जाती हैं तो उन्हें उसका सारा कीमती सामान वहीं मिलता है। दोनों समझ जाती हैं कि सच्चाई कुछ और ही है। मार्गरेट को सबसे बड़ा डर इस बात का था कि अगर कभी यह मामला बाहर आया तो दोष हाइंज पर भी आ सकता है। उधर रिटर का व्यवहार भी दिन ब दिन अधिक कठोर और अस्थिर होता जा रहा था। डोरे के साथ उसके रिश्ते अब लगभग टूट चुके थे। घर के अंदर हर दिन झगड़े होने लगे थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली मौत इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ साबित होने वाली है। रॉबर्ट और एलोइस के गायब होने के बाद बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देने लगा था, लेकिन सच ये था कि अब इस द्वीप पर रहने वाला हर इंसान अपने भीतर एक ऐसा राज छिपाए बैठा था जो कभी भी सब कुछ बर्बाद कर सकता था। उधर डॉक्टर रिटर का स्वभाव पहले से भी ज्यादा कठोर हो चुका था। वो हर बात पर डोरे पर गुस्सा निकालता और दोनों के बीच लगभग रोज झगड़े होने लगे। एक दिन बहस इतनी बढ़ जाती है कि डोरे रोती हुई घर छोड़कर जंगल की तरफ चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात मार्गरेट से होती है। मार्गरेट उसे कुछ खाने का सामान देती है और बातचीत के दौरान यह भी बताती है कि उसकी कुछ मुर्गियां बीमार थीं। वो सावधानी बरतने की सलाह देती है ताकि उनका मांस खाने से कोई परेशानी न हो। डोरे चुपचाप घर लौट आती है। उधर रिटर अपने काम में लगा हुआ था। वो अपने जीवन की घटनाओं को फिर से लिखने में जुटा था और उसे लगता था कि उसकी किताब अब पहले से भी ज्यादा प्रभावशाली बनेगी। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल जाता है। रात का खाना खाने के कुछ ही समय बाद रिटर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। घबराई हुई डोरे मदद के लिए हाइंज और मार्गरेट को बुलाती है। जब वे दोनों पहुंचते हैं तब तक रिटर की हालत बेहद गंभीर हो चुकी होती है। रिटर आखिरी बार डोरे की तरफ देखता है। उसकी नजरों से ऐसा लगता है मानो उसे समझ आ गया हो कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ ही पलों बाद डॉक्टर फ्रेडरिक रिटर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अब द्वीप पर एक और रहस्य जन्म ले चुका था। कुछ दिनों बाद पुलिस वहां पहुंचती है। दरअसल मरने से पहले रिटर ने मुख्य भूमि पर एक पत्र भेजा था जिसमें उसने अपने आसपास के हालात का जिक्र किया था। उसी पत्र के आधार पर अधिकारियों ने जांच शुरू की। अब सबसे बड़ा सवाल था, रिटर की मौत कैसे हुई? मार्गरेट समझ चुकी थी कि अगर पूरी सच्चाई सामने आ गई तो सिर्फ एक नहीं, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए वह पुलिस के सामने घटनाओं को इस तरह पेश करती है कि शक डोरे और रिटर के वैवाहिक झगड़ों पर चला जाए। पुलिस उपलब्ध परिस्थितियों और गवाहियों के आधार पर डोरे को अपने साथ ले जाती है। लेकिन असलियत क्या थी? किसने किसे धोखा दिया और आखिर किसकी वजह से इतने लोगों की जान गई? इसका कोई पक्का जवाब कभी नहीं मिल पाया। समय बीतता गया। बाद में डोरे और मार्गरेट दोनों ने अपने अपने अनुभवों पर किताबें लिखी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों की कहानियां कई जगह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। यही वजह है कि आज भी फ्लोरियाना द्वीप की यह घटना इतिहास के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिनी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि रिटर सही था। कुछ लोग एलोइस को इस त्रासदी की असली वजह मानते हैं, जबकि कुछ के अनुसार इस पूरे खेल में सबसे चालाक खिलाड़ी मार्गरेट थी। सच्चाई शायद हमेशा के लिए उसी द्वीप की रेत में दफन हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पूरी कहानी का असली मास्टरमाइंड कौन था? डॉक्टर रिटर, एलोइस, डोरे या फिर मार्गरेट?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी, थ्रिलर और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों की पूरी कहानी देखने के लिए प्राइम मूवीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार फिल्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।